अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं बोल आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ी एक दिन पहले जो लेक्चर दिया हमने, उसकी एक एप्लीकेशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। यानी इसको समझने के लिए हम बोल आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसमें इस चीज को क्वांटम मैकेनिकली हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स रेडिएशन लॉ हम देख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, किसके कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगाने वाले हैं, बोल आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे मैंने लिखा कि ये एक एग्जांपल है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ बोल आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की टू फोटॉन्स। अब पहले तो एक लफ्ज आ गया ब्लैक बॉडी। मॉडर्न फिजिक्स में आपने पढ़ा इस चीज को डिटेल के अंदर देखा है, क्वांटम मैकेनिक्स की जो बुनियाद पड़ती है उसमें एक कंसेप्ट का एक बुनियादी चीज है ब्लैक बॉडी की रेडिएशन का। तो ब्लैक बॉडी क्या है कि एक ऐसी आइडियल बॉडी हम ले लेते हैं जिसपे कोई भी रेडिएशन जब पास करती है तो वो उसको वापस नहीं जाने देती, यानी उस सारे को अब्सॉर्ब कर लेती है रेडिएशन को, बगैर किसी एनर्जी के जाया हुए सारी की सारी एक तरह से पी जाएगी वो बॉडी। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी रेडिएशन हो जाए वो किसी भी एंगल पे गिरे तो ब्लैक बॉडी उसको वापस नहीं जाने देगी, वो आइडियल अब्सॉर्बर है। इसी तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं कि वो आइडियल रेडिएटर भी है कि आप उस पे जब हीट करेंगे या उसमें से रेडिएशन एमिट होंगी तो हर किस्म की रेडिएशन, हर किस्म, यानी मैं जब कहता हूं हर किस्म तो कोई भी वेवलेंथ उसमें से एमिट हो सकती है। तो एक गुड अब्सॉर्बर, एक आइडियल अब्सॉर्बर और एक आइडियल रेडिएटर का किरदार अदा करती है ब्लैक बॉडी। ठीक होगी बात। अगर मैं कहूं कि जो ब्लैक बॉडी से आने वाली रेडिएशन है एट सम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब कंसिस्ट करेगी लाइट क्वांटा या फोटॉन ऑफ एनर्जी h न्यू। तो आप कहेंगे ये तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में एक स्पीड ऑफ लाइट के साथ निकलेंगे और उनका मोमेंटम होगा h न्यू ओवर c। ठीक है, अब आपके पास h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हम कहें कि जो फोटॉन अब निकलेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो वो फोटॉन जीरो रेस्ट मास वाले होंगे, यानी कि जैसे आपके पास लाइट आपके चेहरे पे फॉल करे तो आपको नहीं फील होता कि कोई मैस आके हिट कर रहा है। तो अगर हम फोटॉन को रोक दें किसी तरीके से तो वो उनका रेस्ट मैस, उनका वो मैस जीरो हो जाएगा। रेस्ट मैस यानी जीरो होता है। फिर फोटॉन इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो हम कहेंगे एक बात ये होगी, और उनके जो नंबर होंगे सिस्टम में जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट हो। मतलब अब ये बात बड़ी अहम है कि आपके पास हर एमिशन प्रोसेस के अंदर एक नया क्वांटम जो होगा वो फॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पे अगर एक फोटॉन अब्सॉर्ब हुआ है, ठीक है, हमारी ब्लैक बॉडी ने उसे अब्सॉर्ब कर लिया, अब जब वो उसे अमिट करेगी जरूरी नहीं कि वही फोटॉन अमिट करे, उसकी बजाय सेवरल फोटॉन यानी अमिट कर सकते हैं और हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, जैसे न्यू1 न्यू2 अप टू सो ऑन। तो मगर जो बुनियादी बात जेरे गौर रहती है कि टोटल एनर्जी मगर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि आने वाला अगर h न्यू था तो वहां से बाहर निकलने वाले h-1 प्लस h-2 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डेल्टा ni था, जितने भी आपने इसमें से समझे, वो इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी कि अब आपके पास इसे हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो हम कहेंगे कि आपके पास ये जो कंडीशन हम लगाते थे कि भाई आपके पास डेल्टा ni इक्वल टू जीरो है, यानी तादाद कांस्टेंट रहती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम जब बोस-आइंस्टाइन पढ़ते थे तो इस फैक्टर के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करते थे, तो अब हमें इस पूरे फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अगली बात क्या है, जो फोटॉन है ये बोसान है, बोस पार्टिकल्स भी बोलते हैं, बोसान्स भी कहते हैं। इनकी स्पिन को हम 1 भी बोल देते हैं या इंटीग्रल स्पिन कह देते हैं। तो इसके 2 मोड ऑफ प्रोपगेशन यानी हो सकते हैं। तो अब आपके पास ये 3 बुनियादी बातें हम कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फोटॉन्स की। अच्छा, अगर हम क्वांटम आइडिया लेते हैं और हर आइगन स्टेट जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में है उसका एक वॉल्यूम कह देते हैं h क्यूब, जो फेस स्पेस के अंदर होगा,
तो वॉल्यूम आपके पास जो आइगन स्टेट का होगा फेज स्पेस में वो कैसे लिखेंगे, डी टॉस से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ डी एक्स डी वाई डी जेड और डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जेड। हम जानते हैं कि आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटा होते हैं दो में, तो आपके पास इन सब का जो प्रोडक्ट होगा एच क्यूब आएगा। अब अगर मैं काम करूं कि ये जो फेज स्पेस है इसे तोड़ दूं, अलग अलग कर दूं, पोजीशन स्पेस अलग कर दूं, मोमेंटम स्पेस अलग कर दूं, तो मैं क्या करता हूं कि आप यानी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसकी रेंज बढ़ाते चले जाएं। तो आप क्या करेंगे, पूरा वॉल्यूम जो होगा उस तक आप इसे बढ़ा दें, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट बढ़ाते 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 उतनी कर दें जितनी ब्लैक बॉडी का वॉल्यूम है, जितना उसने इनक्लोज किया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस पार्टिकल को इस इनक्लोजर के अंदर कहीं पे भी आप उसे ढूंढ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होगा, जो एलिमेंट आपके पास मोमेंटम स्पेस में हम देखेंगे, वो आ जाएगा रो पी बराबर आ जाएगा एच क्यूब ओवर वी के। तो यहाँ पे जो रो पी मैंने लिखा है वो साइज ऑफ एलिमेंट्री सेल है, जो मैंने किस में देखा, मोमेंटम स्पेस में देखा। और अगर मैं कहूँ एक सिंगल वैल्यू मोमेंटम की रिकॉग्नाइज होगी एक सेल के अंदर, यानी आपने वो जो सेल बनाए हैं इतने छोटे छोटे बनाए हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, आइगन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात हमने पहले भी पीछे भी पढ़ी हुई है कि आपके पास जो आपने सेल इतना छोटा कर देना है, इतना छोटा कर देना है कि वही चीज हमारे पास यानी एक सिंगल वैल्यू मोमेंटम के तौर पे देखी जाएगी। जितनी तादाद होगी सेल्स की, इसका ना उतनी ही मोमेंटम्स होंगे आपके पास, ठीक होगी बात। तो अब आप इस चीज को हम कहें कि हम कोई एक आर्बिट्रेरी पोर्शन ले लेते हैं मोमेंटम स्पेस का, और हम कहेंगे उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी मोमेंटम की, यानी उसकी कोई ना कोई आइगन स्टेट होगी। तो हम कहेंगे किसी भी इंस्टेंट पे जो फोटान होंगे आपने मालूम करने हैं उनकी मोमेंटा रेंज पी और पी प्लस डी पी में, जो स्फेरिकल शेल के अंदर है तो उसका रेडियाई मैं कह देता हूँ पी है। तो आपके पास हम उसका टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट इस रेंज के अंदर जो मोमेंटम की रेंज है मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, जीपी डीपी जीपी डीपी। अब हमें क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट। तो हमने कैसे निकालना है, आप देखोगे कि मैंने वॉल्यूम ले लिया ओवर एच कट आपके क्यूब आ गया। अब आपने पोजीशन के लिए देखेंगे तो वो आपके पास v से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और मोमेंटम की जो आप ट्रिपल देखोगे तो वो 4 पाई पी स्क्वायर आपके पास मोमेंटम रेडियाई के तौर पे काम करेगा। तो ये एरिया आ गया इनटू थिकनेस, ये एक तरह से वॉल्यूम आ गया। तो ये आपके पास फेस स्पेस जो मोमेंटम स्पेस है उसके अंदर का ये वॉल्यूम इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन को मैं इस तौर पे लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैंने तरतीब देके थोड़ा सा लिख दिया है, ये इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगी। अब मैं क्या जानता हूं कि भाई मोमेंटम बराबर होता है एच न्यू ओवर सी के। अगर आप डीपी करोगे तो एच कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो डी न्यू आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपने मोमेंटा की रेंज के अंदर आइगन स्टेट्स की नंबर्स देखे थे। अब अगर फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर देखना पड़े तो टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू में कितने हो जाएंगे। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो जी न्यू डी न्यू आ जाएगा, यानी ये टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज अब आपको पता चल जाएगा। तो 4 पाई वी स्क्वायर सी क्यू डी आ जाएगा, यानी ये दोनों वैल्यूज उठा के मैंने इस जगह पे प्लेस कर दी, तो ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास यहाँ पे डबलिंग स्टेट मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ फोटान, यानी आपके पास जब फोटान उसमें एंटर होगा, जब वो बॉडी को हिट करेगा तो तब तक उसमें यानी हिट कर पे पार्शली पोलराइजेशन होती जाएगी, लेफ्ट साइड राइट साइड पोलराइज होगी। तो हम इसका मतलब जितने भी फोटान होंगे उनमें जितने लेफ्ट पोलराइज्ड होंगे उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जितने राइट वाले पोलराइज्ड होंगे उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। यानी कि मगर जितने लेफ्ट वाले हैं वो आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, जो जितने राइट लेफ्ट वाले हैं वो आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, मगर वैसे वो दोनों अलग अलग कैटेगरी में आ जाएंगे कि हमें पता होगा कि ये सारे लेफ्ट वाले हैं, ये सारे राइट वाले हैं, वो खुद बिटवीन इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। तो दो मोड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ हर फोटान के जैसे मैंने कहा। तो अब आप टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट फ्रीक्वेंसी रेंज में निकालने की जगह तो 4 की जगह मैंने 8 कर दिया, यानी डबल कर दी, डबल स्टेट्स कर दी, ठीक होगी बात। तो अब आपके पास अगर हम बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर्स में निकाला था, n बराबर है जी आई ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई -1,
तो अब आप इस जगह पे एन वी डी न्यू और ऊपर जी वी ए इंटू डी न्यू निकाल सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी रेंज के साथ निकाल सकते हैं। हमने अल्फा 0 करना है, ठीक है। बीटा हमने सबके लिए तीनों जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम जानते हैं बीटा 1/kT होता है। एनर्जी को इज इक्वल टू एच न्यू कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे रिप्लेस करनी है 7 के अंदर, वो देखो मैंने वैल्यूज प्लेस कर दी। अब आपके पास अल्फा की 0, ये थोड़ा सा यानी तरतीब देके आपने लिख दिया है। यहाँ से वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले गए, एन न्यू डी न्यू ओवर वी, यानी ये चीज अब आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स जो फोटोन ले रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम अब आप देख रहे हैं। तो 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू और ये सारा फैक्टर आ गया। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए पर यूनिट वॉल्यूम जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आएंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर मुझे फोटॉन्स की तादाद पता चल गई यूनिट वॉल्यूम में। तो अगर मैं कहूँ एनर्जी डेंसिटी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो पहले ही पता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर्स पता है, उसको जस्ट मुझे एनर्जी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप अगर इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इस तादाद को जस्ट एच न्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक फोटॉन की जो होगी उतनी तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने फोटॉन्स की जो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। तो ई न्यू डी न्यू आपके पास एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, जो कि आपके पास न्यू प्लस वी न्यू प्लस डी न्यू है। तो आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ला हासिल कर लोगे, ई न्यू डी न्यू आ जाएगा। ये दोनों फैक्ट मैंने तादाद को यानी आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टूल आ गया। अब इसे थोड़ी सी तरतीब देके लिखेंगे तो ये वही ला है जो इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स ला कहलाता है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई इन टर्म ऑफ लैम्डा बताओ, तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर होती है सी बाई लैम्डा के। फ्रीक्वेंसी का डेरिवेटिव लेंगे, सी कांस्टेंट है, लैम्डा को डिफरेंशियल करेंगे तो ये वैल्यूज अब आप यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? ये भी फ्रीक्वेंसी की क्यूब है, स्पीड का क्यूब है, तो इसका मतलब यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। तो 1/लैम्डा क्यूब की वैल्यू रिप्लेस होगी, डी न्यू की वैल्यू सारी की सारी आपने प्लेस कर दी। नेगेटिव साइन लगा हुआ है क्योंकि नेगेटिव बता रहा है क्या कि भाई जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो लैम्डा कम होता है, या एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर आपके पास मॉडुलस के तौर पे हम देखेंगे तो नेगेटिव साइन मैंने वो चीजें थोड़ी सी अरेंज करके लिख दी हैं। तो ये प्लैंक्स कहलाएगा इन टर्म ऑफ वेवलेंथ आपने निकाला है, ठीक है। अब ये आप इसको समझ सकते हैं कि एक सर्टेन वेवलेंथ के बाद आपकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, यानी वेवलेंथ बढ़ रही है तो आपकी एनर्जी डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो बोल्स-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक कंफर्म करता है कि भाई प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को और इसके मेरिट्स ऑफ यूजिंग ओनली वो फोटॉन, यानी फोटॉन्स को इस्तेमाल करते हुए कोई हमने दूसरा पार्टिकल नहीं यहाँ पे लिया, ठीक है। तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि नो अदर हाइपोथेटिकल रेजोनेटर इन द डिटेक्शन ऑफ लॉ ऑफ गवर्निंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कोई हमने और इसमें चीज को हमने नहीं देखा, सिर्फ इसी मेरिट पे कि सिर्फ फोटॉन्स वहां पे हमने यूज किए हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। आपने देखा कि किस तरीके से हमने बोल्स-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन किया किस चीज को कि भाई आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी है उस चीज को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।